प्रैक्टिस सेट 3.5। तो देखो इस प्रैक्टिस सेट को करने के लिए हमें कुछ थियरम, कुछ प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेज नंबर 77 पे थियरम है, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। देखो ये थियरम क्या बोलता है, अगर दो कॉर्ड, अभी देखो यहाँ पे ए बी एक कॉर्ड है और सी डी भी एक कॉर्ड है, और वो दोनों कॉर्ड अगर इंटरनली एक दूसरे को डिवाइड करते हैं या फिर कट करते हैं, देखो ए बी और सी डी ने एक दूसरे को ई पर कट किया है, तो उससे क्या हमें थियरम हमें पता चलता है, इन दैट केस ए ई, देखो ए ई इंटू ई बी, ए ई मतलब ये वाले साइड की बात हो रही है, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। समझ में आ रहा है आपको, ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। ठीक है, तो ये पहला थ्योरम हो गया, जो हमें ये थ्योरम प्रूव करने को भी नहीं आता, लेकिन हाँ ये थ्योरम हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जब जो दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली डिवाइड करते हैं तो हमारा प्रॉपर्टी क्या बनता है, ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी इंटू ई डी। पेज नंबर 78 पे नेक्स्ट थियरम है, थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। मतलब कि अगर कॉर्ड जो है वो एक्सटर्नली एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, देखो आप देख सकते ए बी जो है वो बाहर आ गया है और सी डी भी बाहर आ गया, दोनों बाहर आकर ई पर जो है एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या मिलता है, देखो ए ई इंटू ई बी, ए ई इंटू ई बी मतलब पूरा ले लेना है, और फिर ये ई बी जो बाहर वाला पार्ट है वो ले लेना है, इज इक्वल टू सी ई, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी, सी ई इंटू ई डी मतलब ये पूरा ले लेना है एक्सटर्नली, जहाँ पे बाहर कट कर रहा है पहले तो पूरा ले लेना है, ए ई और फिर ई बी ले लेना है, इज इक्वल टू ई सी इंटू डी ई ले लेना है। ठीक है, तो ये था थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। मतलब अगर कॉर्ड जो है वो एक्सटर्नली एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो हमें ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। पेज नंबर 79 पे नेक्स्ट थियरम है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम। ये प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ई टी है वो एक टेंजेंट है। कैसे टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल को उसने जस्ट टच किया है। ठीक है, और ये जो ई बी है वो एक सीकेंट है। आपको पता है सीकेंट क्या होता है, जो कॉर्ड बाहर निकल जाता है उसी को हम बोलते हैं सीकेंट। तो यहाँ पे ई बी जो है वो सर्कल से बाहर निकल गया है, और वो दोनों देखो यहाँ पे ई पर कट कर रहे हैं। कौन दोनों, हमारा टेंजेंट ई टी और सीकेंट बी ई एक दूसरे को ई पर कट कर रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या थ्योरम मिलता है, हमें मिलता है कि जो ई टी स्क्वायर है, ई टी मतलब हमारा जो टेंजेंट है, ई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए इंटू ई बी। ठीक है, हमें पूरा लेना है और फिर ये छोटा वाला पार्ट भी ले लेना है। ई वापस बताती हूँ, ई टी स्क्वायर मतलब टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी पूरा, और फिर जो एक्सटर्नल पार्ट है मतलब ई बी इंटू ई ए। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.5। पहला क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 3.77 मतलब इस फिगर की बात हो रही है, पी क्यू टचेज द सर्कल एट क्यू। ये जो पी क्यू है वो सर्कल को क्यू पर टच कर रही है, मतलब ये टेंजेंट है। हमें क्लियर हो गया। पी क्यू है 12, यहाँ पे लिख देती हूँ 12। पी आर है, पी आर 8 है। फाइंड पी एस, हमें निकालना है पी एस और आर एस। पी एस पूरा पी एस निकालना है और आर एस भी हमें निकालना है। देखो फिगर देख के आपको ऐसे ही समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगने वाला है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे एक टेंजेंट बना रहा है और ये जो है सीकेंट है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, जो टेंजेंट का स्क्वायर मतलब क्यू पी का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्यू पी का स्क्वायर इक्वल टू पूरा लाइन लेना है एस पी इंटू पी आर। ठीक है, यही थियरम लगेगा। देखो मैंने पूरा गिवन और टू फाइंड मैंने सब कुछ लिख दिया है। मैं लगाऊंगी टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम, यहाँ पे लिखूंगी यूजिंग
टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है QP स्क्वायर इक्वल टू SP इंटू PR। हम वैल्यूज़ रख देते हैं QP। तो देखो मैंने यहाँ पे सारे वैल्यू रख दिए हैं। PQ या फिर QP का वैल्यू है 12, मैंने रख दिया है 12 का स्क्वायर। SP का वैल्यू नहीं पता तो SP ऐसे ही है। PR का वैल्यू 8 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी देखो 12 का स्क्वायर होगा 144 इक्वल टू SP इंटू 8। SP को अकेला छोड़ देते हैं हम लोग और 8 को ले जाते हैं 144 के पास। तो SP इक्वल टू 144 अपॉन 8। कट करेंगे, 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 2 ज़ा 72 अपॉन 4, 72 अपॉन 4। फिर से कट करते हैं, एटीन। तो यहाँ पे हमें SP का वैल्यू कितना मिल गया, SP इक्वल टू 18। यूनिट लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि हमें कोई सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है तो हम यूनिट डाल देते हैं। तो हमें देखो यहाँ पे PS मिल गया है। PS या SP में यहाँ पे इसको PS ही लिख देती हूँ। PS इक्वल टू 18 यूनिट, 18 यूनिट। तो देखो PS तो हमें पता चल गया, हमें RS निकालना है। देखो PS क्या है, PS इक्वल टू SR प्लस RP। PS इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू SR प्लस RP। तो PS इज इक्वल टू SR प्लस RP। ठीक है, हम वैल्यूज़ डाल देते। PS तो हमें पहले से पता है 18 है। SR हमें पता है क्या, SR या फिर RS एक ही बात है। RP पता है क्या, ये देखो RP हमें पता है, RP या फिर PR एक ही बात है। तो 8 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे RS क्या हो जाएगा, 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 मतलब 10। तो RS कितना आ जाएगा, 10 यूनिट। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 3.78, मतलब इस फिगर की बात हो रही है, MN and chord RS intersect at point D। MN and chord RS दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पर D पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ RD is 15, DS 4 है, MD कितना है, 8 है। हमें निकालना है DN। तो देखो हमें क्लियरली समझ में आ गया है कि ये कौन सा थ्योरम इसमें लगेगा, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड यहाँ पे लगेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा गिवन दे दिया है और टू फाइंड भी मैंने लिख दिया है। तो हम लोग पहले फर्स्ट वाला करेंगे, फिर हम सेकेंड वाला करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड DN, फिर हम लगाएंगे यूजिंग थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो क्या होगा, देखो MD इंटू DN इक्वल टू RD इंटू DS। तो मैं लिख देती हूँ MD इंटू DN इक्वल टू RD इंटू DS। ठीक है, हम वैल्यू डाल देते हैं। MD का वैल्यू कितना है, MD 8 है, 8। DN हमको नहीं मालूम तो DN ऐसे ही रहने देते हैं। RD कितना है, RD है 15, तो 15 इंटू DS 4 है। ठीक है, अब हम DN को अकेला छोड़ेंगे, DN, और यहाँ पे 15 इंटू 4 अपॉन 8 हो जाएगा। कटिंग करेंगे,
4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 15/2। तो इसको सॉल्व करेंगे 7.5 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, तो dn इक्वल टू 7.5 यूनिट। ठीक है, तो हमने पहला फाइंड कर लिया, फाइंड dn हमारा हो गया। अब हम लोग सेकेंड वाला करेंगे। यहाँ पे क्या है देखो, rs का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। rs 18 है, rs पूरा कितना है, पूरा का पूरा 18 है। md कितना है, md 9 है। dn कितना है, dn जो है वो 8 है। हमें फाइंड करना है ds। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड ही लगाएंगे और इसको प्रोसीड करेंगे। तो इस वाले फिगर के लिए मैं लिख रही हूँ यूजिंग थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। उसके पहले यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सेकेंड क्वेश्चन, टू फाइंड ds, टू फाइंड ds, फिर मैं लिखूँगी यूजिंग थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। सेम चीज़ हम लिखेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, क्या, md इंटू dn, md इंटू dn इक्वल टू rd इंटू ds, rd इंटू ds। हम वैल्यू डाल देते हैं हमें जो जो पता है। देखो md हमें 9 दिया हुआ है, dn कितना दिया हुआ है, dn 8 दिया हुआ है, rd कितना है, तो मैंने md 9 लिख दिया, dn 8 लिखा, rd मुझे नहीं पता। ds पता है क्या, ds भी नहीं पता, ds तो मुझे फाइंड ही करना है। तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, जो पता है वो मैंने वैल्यू डाल दिया, जो नहीं पता वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अभी देखो हम लोग अगर rd की बात करें, फिगर देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग rd की बात करें तो rd है क्या, पूरा rs में से, पूरा rs में अगर हम लोग ने ds निकाल दिया तो हमें rd मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग ऐसे करेंगे, rd की जगह पे क्या लिखेंगे, rs माइनस ds। तो मैं यहाँ पे rd की जगह पे लिख देती हूँ rs माइनस ds। ठीक है, ds ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 9 इंटू 8 भी ऐसे ही रहेगा। देखो मुझे rs का मेरे पास वैल्यू है, rs का वैल्यू 18 है, तो मैं rs की जगह पे 18 डाल देती हूँ। ये हो जाएगा 18 माइनस ds, यहाँ पे ds ऐसे ही रहेगा, a 9 8 ज़ा 72। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ds का मल्टीप्लाई 18 के साथ होगा तो 18 ds हो जाएगा, और ये हो जाएगा ds स्क्वायर, इधर 72 ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये सारी क्वांटिटी को मैं इस तरफ लेके आ रही हूँ, तो ds क्या बन जाएगा, नेगेटिव ds है तो पॉजिटिव ds हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव 18 ds है तो ये नेगेटिव 18 ds हो जाएगा। यहाँ पे तो ये प्लस 72 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 0। तो देखो हम लोग जो एक्स स्क्वायर माइनस वाला जो इक्वेशन करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 वॉट एवर नंबर लेके हम लोग इसको जो इंटरनली जो डिवाइड करते थे, हम लोग उसको जो फैक्टर करते थे, वही चीज़ हमें यहाँ पर भी लगानी है। बस यहाँ पे जो वेरिएबल की जगह पे ds दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो करते हैं। अभी देखो 18 दिया हुआ है, 72 को मैं फैक्टर कर लेती हूँ, 2 3 ज़ा 6 ज़ा 2 1 ज़ा 8 ज़ा 2 9 ज़ा 3 ज़ा 3 3 1। तो देखो 4 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ये नंबर 12, और यहाँ से 6, तो यहाँ से मैंने 2 2 2 ज़ा 4 किया और 4 3 ज़ा 12 कर दिया, तो 12 और 3 2 ज़ा 6, 12 और 6 दोनों मिला के मेरे क्या बन जाएंगे,
दोनों मिला के 18 बनेगा और 12 6 जा 72 भी होता है। तो मैं यहाँ पे 12 और 6 का नंबर ले लूँगी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ds² माइनस 12ds। देखो मुझे ऐड करना है इसलिए दोनों का साइन मैं नेगेटिव ही रखूँगी। 6ds प्लस 72 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, ds कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे एक ds बचेगा माइनस 12। यहाँ पे कॉमन क्या है 6, तो ds ऐसे ही रहेगा और अंदर बचेगा 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ds माइनस 12 ds माइनस 12, तो एक ब्रैकेट में ds माइनस 6 हो जाएगा, ds माइनस 6, और दूसरे ब्रैकेट में ds माइनस 12 हो जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा ds इक्वल टू 6 और ds इज इक्वल टू 12। ds इक्वल टू 6 या फिर ds इक्वल टू 12। तो ऐसे दो वैल्यू मुझे ds के मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 3.79 O इज ए सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर O जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंड B इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो B यहाँ पर देखो सर्कल को यहाँ पर टच कर रहा है, B इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। O इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट AD। O इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट AD। AB इज इक्वल टू 12। यहाँ पे जो AB दिया हुआ है वो कितना है, 12 है। AC 8 है, AC 8 है। हमें फाइंड करना है AD, DC और DE। देखो मैंने सब कुछ लिख लिया है। अब हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे AD। तो यहाँ पे ये देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। क्योंकि यहाँ पे जो BA है वो क्या है, टेंजेंट है, और DA क्या है, सीकेंट है। तो हम लिखेंगे पहले टू फाइंड, फर्स्ट वन टू फाइंड AD, और यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। तो क्या बनेगा, BA स्क्वायर इक्वल टू CA इंटू AD। वैल्यूज डालेंगे हम लोग। देखो हमें BA मतलब AB पता है, AB कितना है 12, CA कितना है, CA या फिर ACA की बात है तो यहाँ पे 8 लिख देती हूँ। AD कितना है, AD नहीं मालूम। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 8 इंटू AD। AD अपनी जगह पे रहेगा, 8 जाएगा 144 के पास, तो AD इक्वल टू 144 अपॉन 8। 8 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, वहाँ जाएगा डिवीजन में, कट करेंगे, यह आ जाएगा 18 यूनिट। देयरफॉर AD इक्वल टू 18 यूनिट। तो हमने फर्स्ट तो फाइंड कर लिया, अब हम लोग DC निकालना है, DC निकालना है। तो देखो जो DC है वो क्या है, वो पूरा DA है या फिर पूरा AD है। AD हमें ऑलरेडी पता है, पूरा AD है, पूरा AD और CA। AD में से अगर हमने CA निकाल दिया, पूरे AD में से अगर हम लोगों ने AC निकाल दिया, क्योंकि देखो हमें AC का भी वैल्यू पता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AC 8 है, और पूरा DA भी मुझे पता है, पूरा AD भी मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगी, पूरे AD में से मतलब 18 में से 6 को 18 में से इस 8 को अगर मैंने माइनस कर दिया तो मुझे DC मिल जाएगा। तो मैं कैसे लिखूँगी, AD मैं लिखूँगी AD इज इक्वल टू DC प्लस CA या फिर AC। मैं लिखूँगी DA इक्वल टू AC प्लस CD। AD इक्वल टू DC प्लस AC। AD मुझे मालूम है 18 है, 18 रख दिया। DC मुझे नहीं पता तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। AC पता है क्या, हाँ AC मुझे पता है 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो DC क्या होगा, 18 माइनस 8 मतलब 10 हो जाएगा। तो DC इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे DC भी निकाल लिया हमने, AD निकाल लिया हमने, DC निकाल लिया। अब हमें DE निकालना है।
DE तो देखो हमें पता है कि द परपेंडिकुलर, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है मतलब परपेंडिकुलर बन रहा है। तो हमें पता है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, द perpendicular drawn from the center of the circle to the chord divides the chord in equal part। इसका मतलब ये जो E की वजह से OE की वजह से जो DC है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। इसका मतलब DE इक्वल टू EC इक्वल टू हाफ ऑफ द DC, राइट। तो मैं वैसे ही लिख देती हूँ, we know that perpendicular drawn from center of circle divides the chord in equal parts। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, हम लिखेंगे DE इक्वल टू EC, देयरफॉर DE इक्वल टू EC। ठीक है, और वही क्या होगा, वो इसकी पूरा जो DC के हाफ के ही बराबर होगा। तो हाफ ऑफ द DC भी लिख देती हूँ, हाफ ऑफ द DC। ठीक है, अब क्या मुझे DC पता है, तो देखो हाँ मुझे DC तो पता है, तो यहाँ पे मैं 10 रख दूँगी। तो यहाँ पे मुझे क्योंकि DE फाइंड करना है, तो मैं DE को लेके चलती हूँ, देयरफॉर DE इक्वल टू हाफ ऑफ द DC। तो हाफ DC कितना है, 10 है, तो ये हो जाएगा कट करके 5 यूनिट। तो DE आ जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 3.80 इफ PQ इज इक्वल टू 6, PQ जो है वो 6 दिया हुआ है, QR इज 10, PS 8 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है TS, हमें ये वाला पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉर्ड है जो कि बाहर मिले हैं, तो हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, तो उस हिसाब से कैसे होगा, TP इंटू SP इक्वल टू PR इंटू QP। ठीक है, तो हम वही लगाएंगे। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे सारा गिवन लिख दिया है और रफ डायग्राम भी मैंने बना दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, TS फाइंड करना है। तो चलो हम लोग लगाएंगे यूजिंग थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड। मैं लिखूंगी बाय यूजिंग थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। हमें पता है क्या होगा, TP इंटू SP, TP इंटू SP इक्वल टू RP इंटू QP, RP इंटू QP। ठीक है, जो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो हम रख देते हैं। क्या हमें TP पता है, TP हमें नहीं पता है, तो ठीक है TP ऐसे ही लिख देते हैं। SP पता है क्या, SP 8 है। RP पता है क्या, RP तो नहीं पता, लेकिन RP देखो RP किस लाइन से बना है, RP RQ प्लस QP से बना है, तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ RQ प्लस QP। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे आधे आधे वैल्यू पता है, RQ भी पता है और QP भी पता है, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा QP। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो TP दिया हुआ है, TP पूरे का तो मुझे नहीं पता, TP का नहीं पता, लेकिन हाफ पार्ट का पता है, तो मैं इसको भी TP को भी ब्रेक करके लिख देती हूँ, TS प्लस SP लिख देती हूँ। तो TP को मैं लिखती हूँ TS प्लस SP इंटू 8 ऐसे ही रहेगा,
बाकी चीज़ें मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही कॉपी कर लेती हूँ। आर क्यू प्लस क्यू पी इंटू क्यू पी। टी एस कितना है, टी एस तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, तो टी एस को हम ऐसे ही लिख देंगे। एस पी पता है क्या, एस पी हमें पता है 8 है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं। आर क्यू पता है, यस, देखो यहाँ पे हमें आर क्यू पता है, आर क्यू 10 है, तो हम यहाँ पे 10 डाल देते हैं। ये ज़रा अच्छे से 10 लिख देती हूँ। आर क्यू 10 है। क्यू पी पता है क्या, यस, क्यू पी भी हमें पता है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने, इंटू क्यू पी 6 है। सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे 8 इंटू टी एस हो जाएगा, 8 टी एस हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, इधर 16 इंटू 6 हो जाएगा, तो 8 टी एस ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 16 इंटू 6, और यहाँ पे जो 64 था वहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव 64 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 16 6 जा 96 माइनस 64, यह आ जाएगा 32। 8 टी एस ऐसे ही रहेगा, टी एस को हम अकेला छोड़ेंगे, टी एस इक्वल टू 32 अपॉन 8, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो टी एस का वैल्यू कितना आ गया, 4 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 3.81, ये फिगर सेगमेंट ई एफ इज ए डायमीटर, ई एफ जो है वो डायमीटर है, सेगमेंट डी एफ इज ए टेंजेंट, जो डी एफ है वो टेंजेंट है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, तो सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, आर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आर इज अ रेडियस। प्रूव दैट डी ई इंटू जी ई इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द आर स्क्वायर। तो देखो मैंने यहाँ पे सारा गिवन डाल दिया हुआ है, यहाँ पे मैं गिवन लिख देती हूँ, गिवन, ठीक है। टू प्रूफ भी मैंने लिख दिया और मैंने डायग्राम भी बना लिया है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बताया है कि जो डी एफ है वो टेंजेंट है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ट्राइंगल डी एफ ई लेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ई एफ एंगल डी एफ ई, देखो इन ट्राइंगल डी ई एफ एंगल डी एफ ई इज 90 डिग्री, हमें पता है जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो इसलिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू 90। अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि डी ई हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ साइड 1 स्क्वायर प्लस डी एफ ई एफ साइड 2 स्क्वायर, तो मैं लिख देती हूँ ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ हमें क्या पता चली है, देखो जो हमारा जो डी एफ है वो क्या है, वो एक टेंजेंट है, और जो डी ई है वो सीकेंट है, तो यहाँ पे टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट से थ्योरम भी हम लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ से क्या होगा, जो डी एफ का स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर हम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं डी एफ स्क्वायर इक्वल टू, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई इंटू डी जी। क्या लिखा मैंने,
मैंने लिखा कि डी एफ स्क्वायर टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा डी ई लिखा मैंने डी ई इंटू डी जी। ठीक है, तो ये कौन से थ्योरम के हिसाब से? यूजिंग टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, इसको मैं जरा इस साइड में लिख देती हूँ, डी ई इंटू डी जी इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो उसमें आसानी होगा। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। मैं लिखूँगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो ये वाला 1 है, तो मैं पहले ये साइड पहले लिखती हूँ डी ई स्क्वायर, और इसका क्या साइड आएगा? पहले इसका मैंने लेफ़्ट साइड लिखा है तो मैं इसका भी सेकेंड वाले का भी लेफ़्ट साइड लिखूँगी, माइनस डी ई इंटू जी डी इक्वल टू, फिर मैं ये पार्ट पूरा लिखूँगी डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ माइनस ये साइड मतलब डी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये दोनों में कंपेयर करती हूँ तो मुझे डी ई दोनों जगह मिल रहा है, तो मैं डी ई को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे क्या बचा? डी ई माइनस डी जी। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो डी एफ और डी एफ कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा ई एफ स्क्वायर। अब देखो जो ई एफ है, ई एफ क्या है? ई एफ इज़ अ डायमीटर। हमें पता है रेडियस आर था, तो डायमीटर क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ द आर होगा। तो मैं यहाँ पे ई एफ की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ द आर लिखूँगी, क्योंकि मेरा रेडियस जो है वो आर है। रेडियस अगर मेरा आर है तो उसका डायमीटर क्या होगा? डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होता है ना, इसलिए 2r हो जाएगा। तो डायमीटर मेरा डी एफ है, डायमीटर मेरा ई एफ है, तो मेरा ई एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2r आ जाएगा। तो मैं ई एफ की जगह पे 2r लिखूँगी, तो मैं यहाँ पे ई एफ की जगह पे 2r लिख देती हूँ और स्क्वायर एज इट इज़ कर देती हूँ। देखो डी ई तो ऐसे ही रहेगा, डी ई, देखो यहाँ पे डी ई माइनस डी जी है, डी ई माइनस डी जी, डी ई माइनस डी जी, पूरे डी ई में से पूरे डी ई में से मैंने अगर डी जी निकाल दिया, मतलब ये वाला पार्ट अगर मैंने निकाल दिया, पूरे डी ई में से मैंने ये जी डी पार्ट निकाला, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ई जी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही दिया हुआ है, डी ई माइनस डी जी, डी ई माइनस डी जी, तो मेरे पास क्या बचा? अभी ई जी बचा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ई जी लिख दूँगी इंटू ई जी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये सॉल्व हो जाएगा, फिर से लिखती हूँ डी ई इंटू ई जी इक्वल टू 4r स्क्वायर। ठीक है, क्या हमें यही प्रूफ करना था? टू प्रूफ, ये देखो डी इंटू जी ई, या मैं इसको ई जी को मैं जी ई तो लिख ही सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे डी ई इंटू जी ई लिख देती हूँ इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो प्रूफ करना था डी इंटू जी ई इंटू जी ई इक्वल टू 4r स्क्वायर, और यहाँ पे भी इक्वल टू 4r स्क्वायर है, तो फिर हैंस प्रूव हम लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमने पूरा एक्सरसाइज नंबर 3.5 ख़त्म कर दिया है। गुड डे।